संरचनाओं पर प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं, है ना। कमेंट कम करो यार, दिमाग डिस्टर्ब मत किया करो, फालतू कमेंट बाजों से एकदम इरिटेट हो गया उस बैच में, है ना। इतना ज्यादा कमेंट करते हो अनावश्यक। सब जैसे एक आधा सवाल देख लीजिए, जैसे एक है आधुनिक वैश्वीकरण का परिणाम। पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? अपने उत्तर की पुष्टि करिए, है ना। सोशल जस्टिस अगर रहा तो पढ़ा दूंगा, है ना, पढ़ना ही पड़ेगा, जो क्या कर सकते हैं। आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ इस तरह के प्रश्न बन रहा है ना। वृद्धों पर प्रभाव पूछा है, भारत में वृद्ध जनसमूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव, महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पूछा गया है। एक सवाल देखिए नया को जोड़कर बनाया है ना। जैसे देखिए, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण करें, है ना। चलिए, सबका स्वागत है जितने लोग जुड़े हैं। तो हमने शिक्षा व्यवस्था आपको बता दिया, कास्ट सिस्टम बता दिया, धर्म संस्कृति बता दिया, विवाह परिवार बता दिया। चलते हैं आज पहले महिलाओं पर प्रभाव देखते हैं, है ना। एक हेडिंग बना लीजिए, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का महिलाओं पर प्रभाव। महिलाओं पर प्रभाव सकारात्मक प्रभाव से कम, और जहां समस्या है वहां से सवाल बना रहा है ज्यादा, है ना। क्लास लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करो, चल जाएगा, है ना। महिलाओं पर प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। सबसे बड़ी बात क्या आपको दिखता है कि महिलाओं की श्रम बल भागीदारी जो है, वैश्वीकरण जितने दिन में खत्म हो जाए उतने दिन, ये कैसा सवाल है, और कितना दिन पढ़ना पड़ेगा, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है ना। गिग इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, सिंपल यहां बता रहा हूं महिलाओं पर क्या प्रभाव है, वैश्वीकरण का महिलाओं पर क्या प्रभाव। सबसे बड़ा बात क्या आपको दिखता है, महिला सशक्तिकरण, चाहे सामाजिक हो आर्थिक हो, सशक्तिकरण हुआ है। श्रम भागीदारी महिलाओं की बड़ी है, रोजगार के नए नए अवसर बने हैं, उसमें महिलाओं को रोजगार मिला है, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का जो है ना, बेहतर निदान हो पाया है, बेहतर उपस्थिति है। और क्या, विवाह की आयु, बिल्कुल बाल विवाह, दहेज, इन सब पर अंकुश लगा है। और क्या हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए अच्छा, आज बहुत सारे नारीवादी संगठन हैं जो महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। हाँ, है ना। आज बहुत सारे नारीवादी संगठन हैं, आप देखेंगे, जो नारी समस्याओं के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे महिला आंदोलन वैश्वीकरण से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर हो रहे हैं। दुनिया के अन्य किसी भी देशों में कोई भी नारी आंदोलन हो रहा है, उससे महिलाएं जो है हमारी प्रभावित हो रही हैं। महिलाओं का सामाजिक आर्थिक विकास बढ़ा है, बहुत सारे एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सब का राइज हुआ है ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में, है ना। स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, बहुत सारे स्वैच्छिक संगठन महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। तो महिला जो है समाज की मुख्य धारा में धीरे धीरे समावेशित होती जा रही है। महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के लिए भी सरकार प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा आज महिलाओं के कल्याण विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, विधि आदि का निर्माण किया जाता है। जैसे आप देखिए मातृत्व लाभ अधिनियम, या आप देखिए कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो महिलाओं के लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण की बात करता है। तो कुल मिलाकर वैश्वीकरण ने विमेन एम्पावरमेंट को बहुत हद तक संभव बनाया है ना। हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं, पहला दो चार पॉइंट लिखते हैं, नकारात्मक से सवाल बन सकता है। पहला हम क्या कह सकते हैं कि सामाजिक व आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण संभव। महिलाओं की श्रम बल, लिखते चलिए साथ साथ, इंपॉर्टेंट है ये, पूछा है फिर भी पूछेगा। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि, विभिन्न एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी, इसको आप कहते हैं स्वयं सहायता समूह। एनजीओ तो पता ही होगा, गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा महिलाओं के कल्याण और विकास हेतु कार्य। विभिन्न नारीवादी संगठनों, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज आदि द्वारा महिलाओं के विकास हेतु प्रयासरत, है ना। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में बहुत सारी कमी आई है ना। दहेज, घरेलू हिंसा, तमाम जो है महिलाओं से संबंधित बहुत सारी सामाजिक बुराइयों में कमी आई है, बाल विवाह। स्वयं सहायता समूह, स्वैच्छिक संगठन किसको कहते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। विभिन्न एनजीओ, स्वयं सहायता समूह, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु कार्य हो रहा है। बहुत सारे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन, नारीवादी संगठन, संस्था, सिविल सोसाइटी आदि द्वारा महिलाओं के विकास हेतु प्रयास। और हम क्या कह सकते हैं, महिलाओं से संबंधित सामाजिक बुराइयों में कमी,
इसे हम कह सकते हैं कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, स्त्री अशिक्षा, दहेज प्रथा आदि। राज्य द्वारा महिलाओं के कल्याण व विकास हेतु विभिन्न नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, विधानों एवं विधानों का निर्माण व क्रियान्वयन। हम अपनी आधी आबादी को इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में छोड़ नहीं सकते, है ना। स्त्री शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सुधार, व्यापक सुधार, महिलाओं की सामाजिक स्थिति व गतिशीलता में वृद्धि, राजनीतिक स्थिति बेहतर नहीं हुई है। पंचायती राज व्यवस्था, महिलाओं के लिए कई कानून, स्त्री वंदन, इन सबसे महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा है। हाँ, महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता के स्तर में वृद्धि। आज आप देखिए बिहार में चुनाव का दूसरा चरण, शाम 5 बजे तक 67% वोट हो गया। क्या सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी जागरूक हैं? तो महिलाएं भी आज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। बहुत सारे सामाजिक विधान बनाए आपने। पंचायती राज व्यवस्था में आधा रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया, कई राज्यों ने उसको 1/3 हर जगह, आधा कई राज्यों ने कर दिया। तो ये सबसे राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हुआ? तो ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आप बता सकते हैं। अधिकतर सकारात्मक प्रभाव ही हमें इंगित करना है, बताना है। नकारात्मक प्रभाव से सवाल बन सकता है ना। क्या सबसे ज्यादा जो है नकारात्मक से, जैसे मान लो एक प्रश्न बनाए, एक तरफ वैश्वीकरण के कारण जहां महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण संभव हो पाया है, स्थिति में सुधार हुआ, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के विरुद्ध नए नए प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है ना। जैसे एसिड अटैक, है ना, साइबर स्टॉकिंग, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे हमने देखा पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में जो है डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट बढ़े हैं, है ना। महिलाओं के लिए नकारात्मक प्रभाव क्या है? सबसे बड़ा कि महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाएं एक नए स्वरूप में देखी भी जा रही है। एक सभ्य समाज, प्रगतिशील समाज, शिक्षित समाज से ये अपेक्षा नहीं है। जैसे आप देखिए कि नगरों में खास करके जहां बेहतर साक्षरता है, बेहतर सर्विलांस सिस्टम है, बेहतर प्रशासनिक सुविधा है, वहां आज महिलाओं के प्रति बलात्कार की घटनाएं, है ना, घरेलू हिंसा, तमाम ये सारी समस्याएं। तो वैश्वीकरण ने क्या किया है? महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में चित्रित किया है। आज बहुत सारे आप देखेंगे विज्ञापन के उत्पाद जो नारी जीवन से संबंधित नहीं है, लेकिन मार्केटिंग एजेंसी द्वारा अपने उत्पादों के विपणन, मार्केटिंग के लिए आज महिलाओं का प्रयोग किया जा रहा है और इसके नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। बहुत सारे फिल्म आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें पटकथा की मांग रहे न रही, आइटम सॉन्ग, ये सब क्या बता रहा है कि वैश्वीकरण के दौर में महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में अधिक चित्रित किया जा रहा है ना। और इसको जो है बाजार अर्थव्यवस्था महिलाओं के सौंदर्य, महिलाओं के इस प्रकार की अभिव्यक्ति का नकारात्मक लाभ ले रही है। आपने बहुत सारे ऐसे कमोडिटी प्रोडक्ट देखे होंगे जिसका महिला के जीवन से कोई संबंध नहीं, लेकिन उसका एडवर्टाइजिंग करने में, उसका ऐड करने में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। तो ये नकारात्मक व्यवस्था है कि कहीं ना कहीं एक तरफ आप समाज का विकास हो रहा है, लेकिन आज महिला को उपभोग की वस्तु के रूप में आप चित्रित कर रहे हैं। कई सारे कार्य का महिलाकरण हो रहा है, श्रम का। जैसे बहुत सारे कार्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए सीमित किए जा रहे हैं। जैसे आप एयरलाइन होस्टेस, आप कहेंगे कि इससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, अच्छी बात है, परंतु उसके पीछे कुछ उसका और संदर्भ है। बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही है? अपने उत्पादों की बिक्री हेतु, अपनी कंपनी के प्रचार प्रसार हेतु, अपने कंपनी के आर्थिक विकास हेतु नारी शक्ति का प्रयोग कर रही है। आज आप देखिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एचआर, वेलकम डेस्क पे हमेशा महिलाओं को रखा जाता है। तो श्रम का महिलाकरण अच्छी बात नहीं है ना। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मान लीजिए महिलाकरण के कारण महिला को कार्य मिल रहा है, लेकिन उसके नकारात्मक प्रभाव भी है। तो आज देखिए महिला जब से स्वायत्त हुई, स्वतंत्र हुई है, कहीं ना कहीं विवाह के मामले में स्थायित्व को नुकसान पहुंचा। वैश्वीकरण के कारण आज बहुत सारी महिलाएं भी जो है अपने कार्य को प्राथमिकता देते हुए घर परिवार समाज के प्रति पहले की तुलना में उन्होंने अपना एक अलग स्वरूप दिखाया है। आज घरेलू हिंसा की वारदात पुरुषों के विरुद्ध भी हो रही है, तलाक के कारण पारिवारिक विघटन हो रहा है, और इन सबसे नकारात्मक प्रभाव। अरे लोकसभा में इतना ही है तो उसमें वैश्वीकरण का कारण है क्या? कि वैश्वीकरण के कारण ही लोकसभा में 13% महिलाएं हैं? ये तो पहले से चला रहा है ना, वो तो हाल के वर्षों में बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। नकारात्मक प्रभाव हम लोग देख रहे हैं। जैसे वैश्वीकरण ने क्या नेगेटिव इंपैक्ट डाला है, खास करके विवाह में स्थायित्व में कमी आई है। उसमें महिलाओं की भी भागीदारी है, पुरुषों की भी। ईगो क्लैश, समझते हैं अहं का टकराव, कामकाजी महिला है जो पुरुषों पर निर्भर नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे पारिवारिक विवाद, तलाक को लेकर, एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम, है ना, समायोजन, सामंजस्य को लेकर समस्या, और इन सबसे समाज के स्तर पर समस्या आ रही है। विवाह और परिवार जैसी संस्था अगर कमजोर होगी तो उसका समाज पे बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव दिखेगा। तो हमसे महिलाओं को लेकर यहां से सवाल बना सकता है। एक तरफ जो है आर्थिक प्रगति हो रही है, एक तरफ हर क्षेत्र में विकास हो रहा, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को लेकर नई नई प्रकार के अपराध, नई नई प्रकार की समस्याएं देखी जा रही है। महिलाओं का अश्लील अभद्र चित्रण, खास करके फिल्म के जरिए, वेब सीरीज के जरिए, आज सैटेलाइट टीवी के जरिए, इंटरनेट के जरिए बहुत सारी महिलाओं का पिक्चर मॉर्फ किया जा रहा है। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, और ये सारी घटनाएं क्या है, महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नई चुनौतियां आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक वीडियो आपने सुना होगा, जहां पर जो है ना, कि इस प्रकार के वीडियो के जरिए किसी महिला के चरित्र का जो है, उसका जो है नुकसान पहुंचाया जाता है। ये सब आज वैश्वीकरण के दौर में आज आपको अधिक दिखेगा कि सूचना, संचार, यातायात के साधन, त्वरित साधन, टेक्नोलॉजी का नेगेटिव यूज भी किया जा रहा है।
और इन सबसे महिलाओं की पवित्रता को, महिलाओं के सम्मान को, उनके आत्मविश्वास में भी कमी आई है। बहुत सारी महिलाओं का पिक्चर जो है वो मॉर्फ किया जा रहा है। आज आप देखें कि लोग पैसा कमाने के लिए, आज वैश्वीकरण के दौर में जहां समाज के स्तर पर आर्थिक समृद्धता ही समाज का एक पैमाना है, वहां पर आज महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो गलत व्यवसाय की तरफ उन्मुख हुई है। क्यों? अधिक पैसा बनाने के लिए, शॉर्ट टर्म जो है सक्सेस गेन करने के लिए, है ना। चलिए, इतना कमेंट लिखोगे कि अंत में ऑफ ही करेंगे। अब गजब। नकारात्मक प्रभाव, क्या हम नकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं? पहला, कि उपभोग की वस्तु के रूप में नारी का चित्रण या वस्तुकरण, या नारी का वस्तुकरण, कॉमोडिफिकेशन, ऑफ वुमेन। नहीं बताएंगे, अभी लास्ट में रहना, तब बताएंगे। आदत खराब कर रखे हो, एकदम नहीं बताएंगे, लास्ट में जो भी सवाल लास्ट में। उपभोग की वस्तु के रूप में नारी का चित्रण, है ना। बाजार अर्थव्यवस्था क्या कर रही है? आज आपने देखे होंगे बहुत सारे टीवी एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या कर रही है, बहुत सारे बच्चों का प्रयोग उत्पादों को बेचने के लिए कर रही है। सर्फ एक्सेल का विज्ञापन आप देखिए, बच्चा खेलता हुआ, कई तुतलाहट वाली भाषा में। ये सब बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादों के विपणन की स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ताकि आप कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए, उसके इमोशंस को आप कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्ट हो पाए। और आज बाजार अर्थव्यवस्था के दौर में, है ना, ये सारी चीजें जो है वह आपको अधिक दिखेगा। तो उपभोग की वस्तु के रूप में नारी का चित्रण, श्रम का स्त्रीकरण, श्रम का महिलाकरण या स्त्रीकरण। एक सवाल पूछा था कृषि के क्षेत्र में स्त्रीकरण, है ना। देखिए, कृषि के क्षेत्र में फेमिनाइजेशन। देखिए प्रश्न, ऐसे विभिन्न आर्थिक और सांस्कृतिक बलों पर चर्चा कीजिए जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण को प्रेरित कर रहे हैं। इसको अलग से देख लेंगे, है ना। सांस्कृतिक बल पर चर्चा करना है जिससे भारत में कृषि के क्षेत्र में महिलाकरण जो को प्रेरित कर रहा है। तो आज वैश्वीकरण के दौर में श्रम का महिलाकरण, कृषि को लेकर हम आगे अलग से बता देंगे आपको, है ना। तो श्रम का महिलाकरण, बहुत सारे कार्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, है ना। कहीं ना कहीं बाजार अर्थव्यवस्था उस कार्य के जरिए महिलाओं के सौंदर्य का इस्तेमाल विपणन के लिए कर रही है ना। और इसके पीछे पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और क्या है? महिलाओं के प्रति नए नए प्रकार के अपराधों में वृद्धि, जैसे साइबर स्टॉकिंग है, एसिड अटैक है, एसिड अटैक, साइबर स्टॉकिंग, किसी महिला का प्रोफाइल का पीछा किया जाना इंटरनेट के माध्यम से, है ना। है ना। आज आप देखें इंस्टा, फेसबुक, तमाम जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर महिला के प्रोफाइल को का कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के बढ़ते प्रयोग के कारण महिलाओं से संबंधित अश्लीलता में वृद्धि। लिखिए, तकनीकी नवाचार के कारण महिलाओं के प्रति अश्लीलता में कुछ हद तक वृद्धि, है ना। वैश्वीकरण के दौर में महिलाएं डबल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रही है, दोहरे भेदभाव का। एक तरफ पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रही है, दूसरी तरफ नौकरी, है ना। तो महिलाएं जो है वो दोहरे कार्य संस्कृति से प्रभावित हो रही है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि घर तथा कार्यालय के मध्य महिलाओं का दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित। ग्लास सीलिंग एक कंसेप्ट है, समझ लें। जैसे ऐसा माना जा रहा है कि वैश्वीकरण के कारण जो है वह महिलाओं को जो है प्रोन्नति मिल रही है, परंतु सच्चाई क्या है? जो पैट्रियार्की है वो वर्क प्लेस में आज भी एग्जिस्ट करती है। एक निर्धारित सीमा से ऊपर किसी महिला को प्रोन्नति नहीं दी जाती है। अगर किसी महिला को ऑफिस में बॉस बना दें तो बहुत सारे कर्मचारी जो है इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे। ग्लास सीलिंग मतलब एक कृत्रिम छत है जिसके ऊपर किसी महिला को प्रोन्नति नहीं दी जाती है। स्टॉकिंग लिखा है, पीछा किया जाना, STALKING, पीछा किया जाना, है ना। ग्लास सीलिंग का मतलब एक निर्धारित सीमा से परे महिला को प्रोन्नति नहीं, महिला को कार्य के क्षेत्र में प्रोन्नति, प्रमोशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण विवाह विच्छेद, जिसको आप डिवोर्स कहते हैं, तलाक,
व घरेलू हिंसा की घटनाओं में वृद्धि, विलंबित विवाह, करियर महत्वाकांक्षा करियर महत्वाकांक्षा के कारण विलंबित विवाह के फलस्वरूप संतान उत्पत्ति एवं पारिवारिक सामंजस्य के स्तर पर समस्या। एक सवाल पूछा था, नवयुवतियों में आत्महत्या की घटनाएं हाल के वर्षों में बढ़ी है ना? इसके पीछे 2 साल पहले का सवाल है। क्या हमने लिखा? ग्लास सीलिंग का मतलब कि एक निर्धारित सीमा से ऊपर महिला को अधिक प्रमोशन नहीं दिया जाता है। कार्यस्थल पर आज भी यौन हिंसा की घटनाएं दिखती है ना? जैसे आपने सुना होगा, आज से 7-8 साल पहले इंडिया में मी टू आंदोलन चला था, मैं भी प्रताड़ित, कहने का मतलब जो विमेन के टॉपिक में हम लोग पहले की चर्चा करेंगे, जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी महिलाओं ने, बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर, म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी पर आरोप लगाया था कि कैसे उनके विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई है। सोचिए कितनी पढ़ी लिखी हाई प्रोफाइल महिलाओं के विरुद्ध अगर इस प्रकार की घटना होती है ना, तो फिर जो आम महिला है उसके विरुद्ध घटना क्या है, कमेगी या बढ़ेगी? तो वैश्वीकरण ने जहां एक तरफ महिलाओं को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया, वहीं बहुत सारी समस्याएं भी समाज के स्तर पर उत्पन्न हो रही है। जो पैट्रियार्कल समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है ना, वो कहीं से भी महिला की प्रगति को बहुत पचा नहीं पाता, और इस कारण ईगो का क्लैश पति और पत्नी में, है ना, तनाव बढ़ता है, समस्याएं बढ़ती है। विवाह विच्छेद, तलाक व घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ी है ना? एक्स्ट्रा मैरिटल में सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार है क्या? पुरुष नहीं है ना? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स महिला किसके साथ करती है? किसी महिला के साथ या पुरुष के साथ? तो उसमें तो दोनों जिम्मेदार है। फैशन ट्रेंड की तरह आजकल ये सब दिखता है, खास करके जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित समाज है, पोस्ट मॉडर्न कल्चर जहां है। तो आज करियर महत्वाकांक्षा समझते हैं कि जॉब को प्रायोरिटी देने के कारण बहुत सारी महिलाएं आज लेट मैरिज कर रही हैं, विलंबित विवाह, है ना? पढ़ रहा हूं, करियर महत्वाकांक्षा, जो आपके अपने करियर को आप ज्यादा ध्यान देने के कारण लोग विलंबित विवाह, आज क्या आ गया ट्रेंड है, आप देखिए बड़े बड़े शिक्षित महिलाएं 30 से पहले विवाह ही नहीं कर रही हैं। तो लेट मैरिज होने के कारण क्या है? संतान उत्पत्ति को लेकर समस्या। अर्बन एरिया में आईवीएफ क्लिनिक आप देखिए, हर 3-4 कपल में से कोई ना कोई कपल जो है संतान उत्पत्ति को लेकर, उसमें अधिकांश महिलाएं स्ट्रेस के कारण, फर्टिलिटी महिला का जो है वो घटता जाता है उम्र के साथ। और पारिवारिक सामंजस्य, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति जब बहुत आप अधिक पढ़ लिख जाने के बाद एक अधिक आप बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और पारिवारिक जीवन में बहुत बार समझौता भी करना पड़ता है। समझौता का मतलब सदैव नकारात्मक ही नहीं होता है, ध्यान रखना, है ना? तो आज वैश्वीकरण के दौर में अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण, करियर अपॉर्चुनिटी के कारण बहुत सारी महिलाएं लेट मैरिज कर रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि संतान उत्पत्ति को लेकर समस्या हो रही है, पारिवारिक सामंजस्य को लेकर समस्या। ग्लास सीलिंग लिखा है, ग्लास सीलिंग एक कंसेप्ट है, एक उसका मतलब क्या है वो लिख दिया है, एक निर्धारित सीमा से परे ऊपर महिला को कार्य के क्षेत्र में तरक्की, प्रोन्नति नहीं, है ना? पढ़ के अगर आए तो मजा ही आ जाए, कभी पलट लिया करो पीडब्ल्यू का जो मिलता है ग्रंथ, पढ़कर अगर आओगे तो आधा इसी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां से सवाल बना सकता है, जैसे देखो जो सवाल बनाया है, देखिए सवाल बनाया है, कमेंट कम करोगे तो बताऊंगा। देखिए एक सवाल, वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है? किसके लिए कह रहा है? कह रहा है विभिन्न वर्गों की, उच्च मध्यम निम्न, है ना, उच्च मध्यम निम्न तीनों वर्ग, कुशल जो लोग पढ़ के आते हैं अच्छी बात है ना, कुशल युवा और अविवाहित महिला, है ना, द्वारा शहरी प्रवास क्यों हो रहा है जी? नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, शादी के कारण। लेकिन यहां पर अविवाहित कह रहा है, तो जो अविवाहित महिला है उनका शहरी प्रवास क्यों हो रहा है? मुख्यतः 2 कारणों से। पहला कारण क्या है? शिक्षा, और दूसरा कारण क्या है? नौकरी। तो जो महिलाएं हैं वो नगरों की क्षेत्र की तरफ जा रही हैं, और ऐसी स्थिति में इनसे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंध पर प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो पढ़ी लिखी महिला है वो अपने अनुरूप जीती है, इसमें बुरा भी नहीं है, तो वो अपने अनुरूप जीती है, उनका अपना जीवन है, तो जैसा खान पीन, जैसा कल्चर, जैसा कपड़ा, ये सब उनकी मर्जी है, परंतु इसको लेकर परिवार के साथ संबंध उनके प्रभावित होते हैं। परिवार क्या कहता है कि तुम्हारी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि परिवार जो है परंपरागत स्वरूप में, अब जैसे मान लीजिए कोई महिला बैंगलोर में जॉब कर रही है आईटी फर्म में, और 1.5-2 लाख का मंथली का पैकेज है, उस महिला का विवाह का निर्णय परिवार जनरली नहीं लेता है ना? और ऐसी स्थिति में कई बार अगर परिवार रिजिड हो कि अपनी ही कास्ट में इसी लड़के से विवाह करना है, तो पारिवारिक संबंध को समस्या आती है। कुछ सकारात्मक भूमिका भी निभा रही है ना? क्या सकारात्मक? परिवार के लिए आर्थिक मदद कर पा रही है। तो ये कुशल युवा और अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में ऐसे सवाल बना रहा है। ये सब सवाल किसी किताब में नहीं मिलेगा, अगर दिमाग पर जोर डाल सकते हो क्या घटनाक्रम आसपास घटित हो रहा है, अगर आप उसी को समझ पा रहे हो तो आराम से ऐसे सवाल लिख सकते हैं, है ना? तो वही जैसे करियर महत्वाकांक्षा के कारण विलंबित विवाह, उससे ये सारी समस्याएं हो रही है, संतान उत्पत्ति, पारिवारिक सामंजस्य के स्तर पर समस्या। आगे कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं, कॉमा, महिला की
सुरक्षा को लेकर समस्या, सुरक्षा को लेकर समस्याएं, जैसे बहुत सारे आपने इंसिडेंट देखा होगा, है ना, जिसमें जो है कैब ड्राइवर के द्वारा किसी महिला के विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार की घटना है। लेट नाइट, आजकल एमएनसीज क्या कर रही हैं, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, 24 घंटे को 8-8 घंटे के 3 स्लॉट में बांटा गया है। जनरली बहुत सारे इंसिडेंट होने के बाद नाइट शिफ्ट में महिलाओं को काम नहीं दिया जा रहा है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कुछ जो एसेंशियल सर्विसेज है उसको छोड़कर। लेकिन बहुत सारी घटनाएं जो है महिलाओं की सेफ्टी को लेकर बहुत सारी सवालिया निशान लगे हैं वैश्वीकरण के दौर में, कि महिलाएं जो है रात तक, देर रात तक काम कर रही है ना, और ऐसी स्थिति में उनकी समस्या को लेकर, सुरक्षा को लेकर समस्याएं हैं, है ना। तो ये सारी घटनाएं हाल के वर्षों में बढ़ी है वैश्वीकरण के दौर में, है ना। महिलाओं की आर्थिक विषमता में वृद्धि, आर्थिक विषमता में वृद्धि। आपको जानकर हैरत होगी कि पूरी दुनिया में 1% जो समृद्ध महिला है, उनके पास रिमेनिंग 99% महिला के इतनी संपत्ति है, 1% धनाढ्य महिलाओं के पास, अन्य सभी महिलाओं के इतनी संपत्ति है। यह संपत्ति का वितरण जो है वो कहीं ना कहीं असमान है, और वैश्वीकरण के दौर में ये सब क्या है, बढ़ा है। हाँ, लिख सकते हैं मिस वर्ल्ड, सौंदर्य प्रतिस्पर्धा, ये सब बाजारीकरण है ना। अब मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सब प्रतिस्पर्धा के पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो कॉस्मेटिक्स बनाती है, जो महिलाओं के सौंदर्य उत्पाद बनाती है, उनका इसमें फंडिंग होता है, ताकि पूरी दुनिया के स्तर पर इस प्रकार के पेजेंट प्रतियोगिता के जरिए महिलाओं को सौंदर्य के लिए और अधिक से अधिक प्रिपेयर किया जाए, इससे उनका बाजार बढ़ेगा, है ना। आप देखिए कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे यहाँ विश्व सुंदरियों की भरमार आ गई। 1990 से पहले, 91 से उदारीकरण, हमारे यहाँ वैश्वीकरण आता है, और 91 से पहले पूरी दुनिया में भारत की एक ही विश्व सुंदरी थी, रीता फारिया। लेकिन जैसे भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण का दौर आता है और 91 के से स्टार्ट होता है, तब से लेकर अब तक आपको 10 मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स आपको दिख जाएगी। सुष्मिता सेन, डायना हेडन, ऐश्वर्या राय, ये सब क्या है, प्रियंका चोपड़ा, तमाम ये सब कौन है। पहले हमारे यहाँ क्या सौंदर्य, हमारे यहाँ महिलाओं में सौंदर्य नहीं था। लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में ये बाजार तंत्र इसके पीछे हावी है ना, बाजार तंत्र हावी है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, ये अंतरराष्ट्रीय मंच पर ये क्या कर रही हैं, जान के सौंदर्य उत्पादों की बिक्री के लिए ऐसे सौंदर्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है, और उन देशों को टारगेट करती है जो डेवलपिंग नेशन है, जहां लोगों के पास परचेजिंग पावर है। जो डेवलप्ड कंट्री, वहां तो ऑलरेडी दिख ही रहे हैं उनके प्रोडक्ट, है ना। तो इसके पीछे ये जो सौंदर्य प्रतिस्पर्धा है, इसके पीछे इसका एक मार्केटिंग सेंस है ना। देख लो, ऐसे ऐसे उत्पाद ग्लोबलाइजेशन के दौर में, हाइपर रियलिटी, वास्तविकता से परे वास्तविकता को ऐसे दिखाया जाता है ना। फेयर एंड लवली लगाओगे, गोरे हो जाओगे। कई लोगों ने इसका प्रैक्टिस भी किया, प्रयोग किया, लेकिन गोरे नहीं हो पाए, है ना। कोलगेट से धोगे दांत, दांत मोतियों की तरह, किसी के दांत मोती की तरह नहीं चमके। तो ये हाइपर रियलिटी का दौर है, इसके पीछे मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। एक ही एडवर्टाइज कोई 50 बार, आपको कभी नहीं लगता कि आप जब टीवी पे कोई मैच देखते हैं, एक ही एडवर्टाइज आपको 500 बार क्यों दिखाया जाता है? क्या कंपनी पागल है क्या? बार बार दिखा के आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उस उत्पाद को खरीदने की प्रेरणा को जिंदा कर दे, है ना। तो एक ही उत्पाद को इतनी बार दिखाओ, इतनी बार दिखाओ कि वो व्यक्ति के दिमाग में सोते जागते, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि रात लेट नाइट में कोई फिल्म आप देखकर सोते हैं, तो रात में स्वप्न में भी उस फिल्म की बातें आती है। यही चीज उनके बारे में है ना, है ना, कि एक ही उत्पाद को इतनी बार दिखाओ। अब देखिए, इसमें भी उन्होंने क्या किया, उत्पादों की बिक्री के लिए उन्होंने उत्पादों में भी महिला और पुरुष, ये हैंडसम क्रीम महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों का है। ये ब्यूटी क्वीन जो है महिलाओं का है, ये बच्चों का क्रीम अलग है। ये सब मार्केटिंग फंडा है ना, है ना। ये सब मार्केटिंग फंडा है, और इसको कौन प्रमोट कर रहा है? ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था इसको प्रमोट कर रही है। उत्पाद के जरिए आपको इतनी बार एक ही उत्पाद दिखा जाएगा कि आपके दिमाग में उस उत्पाद को लगेगा कि एक बार खरीद लेते हैं, और फिर बार बार एडवर्टाइज देखते देखते, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो चीजें देखता है उसके बारे में वो इमेजिन करने लगता है। फिर आपको लगेगा हाँ, कहीं ना कहीं इससे फर्क तो पड़ा है, हो गया उनका काम। फिर आप 10 लोग को सजेस्ट करिए। तो जो हाइपर रियलिटी, इसी को कहते हैं हाइपर रियलिटी, जो है नहीं वास्तविकता, उसको एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जरिए इतनी बार दिखाओ कि वो सच लगने लगे, यानी झूठ को इतनी बार दिखाओ कि वो सच हो जाए, है ना। ये बाजारीकरण का दौर है। तो सौंदर्य प्रतिस्पर्धाएं क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, आप है ना समझ पा रहे होंगे। तो महिलाओं की आर्थिक विषमता में वृद्धि काफी है। एक दो सवाल मैं इस पर दे देता हूं, आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए, वैश्वीकरण के कारण, जहां एक और महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण संभव हुआ है, दूसरी तरफ इसके कारण महिलाओं के जीवन में कुछ नए संकट भी देखे जा रहे हैं। उपस्थिति संभव हुई है, स्पष्ट करें।
जिनको लिखना होगा प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अब महिलाओं से पूछा है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। दूसरा एक जो श्रम का महिलाकरण पूछा है ना, उस प्रश्न को देख लीजिए। कुछ नए टाइप का सवाल है कि श्रम के स्त्रीकरण, और खास करके वो किसी कृषि के क्षेत्र में पूछा है, श्रम का महिलाकरण। ऐसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बलों पर चर्चा करिए जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण को प्रेरित कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में महिलाकरण क्यों बढ़ा है, इसके क्या कारण है ना। कृषि का महिलाकरण, कृषि का महिलाकरण कहने का मतलब कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी क्यों बढ़ी है ना। जितना शब्द मन करे उतना लिखो, है ना। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी क्यों बढ़ी है, श्रम बल भागीदारी बढ़ने के क्या कारण है। देखो श्रम बल भागीदारी, अगर यह कोई सर्विस सेक्टर होता तो अच्छी बात थी। एग्रीकल्चर जो है आप इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, अनौपचारिक औपचारिक इतना तो जानते ही होंगे, है ना। तो जो अनौपचारिक क्षेत्र है, जहां पर कार्य की बेहतर दशाओं का अभाव होता है, जहां कार्य के निर्धारित घंटे नहीं है, जहां कोई परमानेंट वेतन नहीं है, कार्य से संबंधित बहुत सारे सामाजिक आर्थिक सुरक्षा नहीं है, अगर उस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, इसका क्या सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अधिकतर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव ही। लिखो जल्दी। प्रश्न देख लो, हाँ सही बात है। हर्ष पटेल लिखो जल्दी। पुरुषों का पलायन, बहुत बढ़िया, है ना। प्रीवियस स्लाइड के क्वेश्चन क्या इसमें नहीं समझ में आया, इतनी देर से यही तो समझा रहा था कि महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हुआ। बताओ कि कैसे संभव हुआ, रोजगार के अवसर हर क्षेत्र में, शिक्षा स्वास्थ्य सब कुछ बढ़ा है, संबल भागीदारी वगैरह बढ़ी है। वही दूसरी तरफ महिलाओं के जीवन में कुछ नई समस्या, घरेलू हिंसा, विवाह में विच्छेद की समस्या, उपभोग के रूप में महिला का चित्रण, उपभोग की वस्तु के रूप में, है ना। इतने देर से क्या बता रहा था। कृषि का महिलाकरण का एक बड़ा कारण क्या है ना। पहले सहयोग करती थी अमन मिश्रा, अब बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है, पुरुष का प्रवशन हो रहा है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, देश के अन्य राज्यों से लोग जो प्रवशित हो रहे हैं, माइग्रेशन में अधिकतर कौन जाता है, घर का मेल मेंबर। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कृषि का भार जो है महिलाओं के कांधे पे आ जाता है। जानवरों को चाहे चारा डालना, दूध निकालना, तमाम चीजें महिलाओं के। दूसरा क्या है कि महिलाओं के पास अगर शिक्षा का कौशल का अभाव रहेगा तो वे बलात् क्या है, कृषि के क्षेत्र में ढकेल दी जाती है ना। और क्या है, किसान आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, आगे किसान में हम लोग चर्चा करेंगे। तो घर का जो परिवार का मुखिया था उसने आत्महत्या कर लिया, अब कृषि कार्य, बच्चों की परवरिश महिला के कांधे पे आ जाती। तो इसके कारण दूसरा कृषि कार्य जो है वो घरेलू कार्य का पार्ट है। तो समाज भी इसको बुरा नहीं मानता कि अगर अपने खेतों में कोई काम करे, अपनी महिलाओं के, अपने जानवरों को अगर कोई महिला जो है वो खाना खिलाए। कई बार सहकारिता आधारित आंदोलन के कारण डेयरी क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण में महिलाएं क्या है, अधिक से अधिक भागीदार हुई हैं। तो जो भारत में सहकारिता आधारित आंदोलन हुए हैं, है ना, कितनी मेल मेंबर के साथ महिलाएं जाती है, बहुत कम, है ना, बहुत कम। पल्लवी पांचाल, है ना, बहुत कम। 70 से 80% जो है सिर्फ और सिर्फ मेल स्पेसिफिक माइग्रेशन है हमारे, है ना। तो पुरुष प्रवास के कारण महिला पर ऑब्वियसली क्या होगी, जिम्मेदारी आ जाएगी कृषि और पशुपालन की, है ना। और क्या है, सहकारिता आधारित आंदोलन देश में डेयरी के क्षेत्र में, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड के कारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, कोऑपरेटिव के कारण, सेल्फ हेल्प ग्रुप के कारण। और इस कारण भी गांव में रहकर ही महिलाएं क्या कर रही, कृषि के क्षेत्र में काम कर रही है। तो अगर श्रम का महिलाकरण पूछ रहा है तो आराम से आप इसमें 5-7 पॉइंट बता सकते हैं, है ना। दूसरा और क्या है, छोटा परिवार। अधिकतर हमारे यहाँ सीमांत कृषक है। सीमांत कृषक समझते हैं, मार्जिनल फार्मर, जिनके पास जोत का छोटा आकार है। अब उनके पास कृषि श्रमिक को देने के लिए पैसा नहीं है, तो परिवार के सदस्य चाहे महिला हो, बच्चे हो, सभी खेती बाड़ी में मदद करते हैं, है ना। तो जो परिवार है उसकी आर्थिक हैसियत इतनी नहीं है कि कृषि मजदूर को वो पे कर पाए, है ना। ऐसी स्थिति में वो, तो ये सब आप बता सकते हैं। नहीं पता है, अभी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जहां वहीं रहो, है ना, पूरी। तो कृषि का महिलाकरण आप खुद से बता सकते हैं। जिनको नोट करना है 5-7 पॉइंट तो लिख सकते हैं। पुरुष विशिष्ट प्रवसन, एक बार किसी के कमेंट का जवाब दे दो, 5 कमेंट क्वेश्चन और आ जाएगा। पुरुष विशिष्ट प्रवसन में अत्यधिक वृद्धि। कोई नहीं, अच्छा है, लगे रहो कमेंट बाजू, जितना करना है कर लो। मेल स्पेसिफिक माइग्रेशन इसको कहते हैं। कृषक आत्महत्या, क्यों हो रही है आत्महत्या की घटना, आगे किसानों में पढ़ेंगे। घटनाओं में वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण कृषि घरेलू कार्य का ही भाग होने के कारण, समाज के स्तर पर भी समस्या नहीं। सहकारिता आधारित आंदोलन, कोऑपरेटिव, सीमांत कृषक होने के कारण कृषि मजदूर हेतु पैसे का अभाव, ये सब बता सकते हैं आप। और क्या, महिला की शिक्षा का अभाव है। ऐसी स्थिति में बलात् कृषि के क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो ढकेल दी जाती हैं। अगर मान लीजिए कोई पढ़ी लिखी महिला हो, है ना, और अगर उसका हस्बैंड मर जाए तो वो कोई काम और भी कर सकती हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए ट्रम्प भाई, गुड नाइट। करने दो, क्यों रोकते हो शिवानी? रोक करने दो, जिनसे क्या फर्क पड़ना, करने दो, करते रहो भाई, लिखते रहो कुछ कुछ, नोट करिए फटाफट। अब गिग इकोनॉमी आज ही आपने इकोनॉमी में पढ़ा है, उसका महिला पर सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव आप पढ़ लेंगे, है ना। चलिए हो गया। अब एक जो क्वेश्चन पूछा है, बस चर्चा में कर देता हूं कि गिग इकोनॉमी का महिला पर प्रभाव कुछ नहीं कर रहा है। यूपीएससी जो चीजें न्यूज में है उसको सोसाइटी के किसी सेगमेंट से जोड़कर सवाल बना दे रहा है ना। गिग इकोनॉमी, नीचे वाली लाइन क्या लिखे हैं? लिखा है सीमांत कृषक होने के कारण कृषि मजदूर हेतु पैसे का अभाव। सिद्धांत, समाधान क्या है? कृषि के महिलाकरण का समाधान क्या है? सीमांत कृषक होने के कारण कृषि मजदूर हेतु पैसे का अभाव। समाधान आप खुद से तैयार करेंगे। गिग इकोनॉमी का महिला पर प्रभाव पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, आपको खुद से करना है। आपने आज पढ़ाई है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने पहले पढ़ा होगा, गिग इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है? क्या लिखा है हमने? कृषि घरेलू कार्य का ही भाग। जैसे कोई महिला दूसरे के घर में बर्तन मांजने जाए तो ये समाज बुरा मानता है ना। सानिया, जो कोई महिला किसी घर में दूसरे के यहाँ काम करे तो समाज अच्छा नहीं मानता, लेकिन कृषि जो कार्य है वो घरेलू कार्य का ही पार्ट है। दो कार्य, एक बाह्य कार्य बाहर जाकर करना जैसे पुरुष करते हैं, और एक है घरेलू कार्य घर का ही। तो चाहे जानवरों को चारा डालना हो, चाहे अपने खेत में काम करना हो, है ना, तो वो क्या है? वो घरेलू कार्य का पार्ट है ना। ऐसी स्थिति में उससे समाज को कोई आपत्ति नहीं है ना। जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, बस एक लाइन चर्चा करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव आप लिखेंगे, है ना। गिग इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें स्थायी कर्मचारियों कर्मगारों के स्थान पर अनुबंध पर कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित श्रमिकों के जरिए काम लिया जाता है ना। जैसे कोई कंपनी है वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखती है ना। जैसे अगर परमानेंट एम्प्लॉय है तो उसको वेतन देना होगा, भत्ता देना होगा, उसका बहुत सारा खर्चा उठाना होगा। तो आज कॉस्ट कटिंग करना है तो गिग इकोनॉमी में आज कंपनियां क्या कर रही है? स्थायी कर्मचारी, स्थायी अपने कामगारों के स्थान पर संविदा आधारित आउटसोर्सिंग बेस्ड जो है वो कर्मचारी रख रही है। उसके लाभ भी है, नुकसान भी है। लाभ क्या है? एक साथ कई फर्म से आप काम कर सकते हैं, घर में परिवार का भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के चांसेस ज्यादा है, अधिक से अधिक पैसा बना सकते हैं, है ना। कोई समय की स्थान, कोई जरूरी नहीं कि भौतिक रूप से आप ऑफिस में ही रहे, घर से बैठकर काम कर सकते हैं, बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, सास ससुर, है ना। तो गिग इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, जहां पर परमानेंट एम्प्लॉय के स्थान पर अस्थायी संविदा आधारित कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आउटसोर्सिंग बेस्ड एम्प्लॉय रखे जाते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी क्या होता है? सरकारी कार्यालय में क्या होता है जी? परमानेंट कर्मचारी है ना। सरकारी कार्यालय में अस्थायी कर्मचारी है ना। ये कर्मचारी अगर बीमार हो जाए तो इनका दवा का भी खर्च उठाती है कंपनी, है ना। बस संक्षेप में चर्चा का, कई लोग हैं इस बैच में जो नहीं, बस चर्चा कर देता हूं। आप इतना कमेंट तुम लोग करते हो, पढ़ाने ही नहीं दोगे भाई, सच में बंद करो कमेंट यार। स्थायी कर्मचारी एक है, परमानेंट एम्प्लॉय है जिनका सरकार जैसे समझाने के लिए सरकारी कार्यालय में उसका वेतन भी उठाया जाता है, भत्ता भी, उसकी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। यहां क्या है? सरकारी कर्मचारी जो है उसका हर खर्च उठाता है सरकार। एक्सीडेंट हो जाए तो इलाज भी कराता है, स्वास्थ्य तमाम। आज क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी कंपनियां परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखती है, वो क्या करती है? अस्थायी कामगारों को रखती है ना। जिनको काम के बदले पैसा देती है, कितना काम किया, इतने पेमेंट ले लो, है ना। संविदा आधारित कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम कराती है, आउटसोर्स कर रही है अपना काम। अपने परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखकर काम क्या कर रही है? आउटसोर्स कर दी, किसी कंपनी को असाइन कर दी। तो यहां पर परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, अस्थायी है। तो इसका लाभ भी है, नुकसान है। नुकसान क्या है? आपको वेतन के अतिरिक्त पैसा के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, फायर एंड फायर, जब मन चाहा आपको निकाल दिया, आपकी जगह किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उससे महिला पर क्या प्रभाव है? आपका होमवर्क है ना, इसको आप करेंगे। पीडब्ल्यू का नोट्स पढ़ेंगे तो आधे सवाल का जवाब आपको वहीं मिल जाएगा। चलिए अगला, महिला पर हमने देख लिया, युवाओं पर प्रभाव देख लेते हैं। और मिडिल क्लास, ज्यादातर मिडिल क्लास से सवाल बना रहा है और बनेगा, है ना। वैश्वीकरण का युवाओं पर प्रभाव, आप सभी युवा हैं। वृद्ध पर प्रभाव पूछा है, बच्चों पर भी पूछ लिया है, अब युवाओं पर पूछ सकता है। मिडिल क्लास से भी घुमा फिरा कर पूछ चुका है। यही सब वैश्वीकरण में, और क्या पूछेगा? ये सब सवाल पूछ रहा है ना। तो युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव, सबसे बड़ी बात क्या है? युवाओं के लिए रोजगार के अवसर क्या है? बड़े हैं ऑब्वियसली। आज बहुत सारी कंपनी है आई है, उसके कारण रोजगार के अवसर बढ़े, व्यवसाय परक शिक्षा का विकास हुआ है ना। कौशल विकास से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम है। आज राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गतिशीलता बढ़ी है आपके लिए। दुनिया में जॉब सिर्फ इंडिया तक ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड। आप दुनिया के किसी भी देश में अगर आप योग्य हैं, कुशल हैं, आपके पास शिक्षा है, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, आपको पूरी दुनिया के स्तर पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी न्यू क्रिएट हुई है। युवाओं के लिए अगर आप देखें तो दकियानुशी मानसिकता से पहले भी युवा कम प्रभावित रहते थे, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में जाति, धर्म, प्रजाति, लिंग, तमाम आधारों पर आज हमारे युवा जो है वह इन सबसे ऊपर उठे हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट पहले भी अन्य वर्गों की तुलना में युवाओं में हमेशा वैज्ञानिक मनोवृत्ति अधिक रही है, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में युवाओं को एक्सपोज मिला है, पूरी दुनिया के साथ नेटवर्क से जुड़ गए हैं वो, चाहे इंटरनेट के जरिए हो, चाहे अन्य साधन के जरिए। और ऐसी स्थिति में युवाओं की जो है उनकी वैज्ञानिक मनोवृत्ति और बढ़ी है, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर दशाएं हैं। तो युवाओं की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता बढ़ी है, शिक्षा के अवसर बढ़े हैं, शिक्षा के विभिन्न विकल्प हैं, है ना। तो ये सब अच्छी बात है।
शादी विवाह से लेकर हर चीज में आज युवाओं को नेतृत्व करने का मौका दिया जा रहा है। आज आप देखेंगे राजनीति में भी युवाओं की संख्या पिछले 20 सालों में बढ़ी है या घटी है? पहले की तुलना में बढ़ी है। हालांकि राजनीति में युवा का मतलब 40+ ही मान के चले आप, है ना। तो युवाओं की भूमिका हर बढ़ी है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज बहुत सारे स्टार्टअप के मालिक जो है वो बहुत कम उम्र के युवा है। तो ये सब आज आप देखिए, हमारी पीडब्ल्यू इतनी बड़ी जो है एडटेक की सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी है, और हमारे इसके मालिक कितने कम उम्र के हैं। अलग सर को आप सभी जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी इनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी सबके पास है। तो आज चाहे ओहियो होटल चेन हो, चाहे ब्लिंकिट हो, चाहे लेंसकार्ट हो, तमाम बड़े बड़े स्टार्टअप में आप देखेंगे युवाओं की भूमिका क्या है, बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के युवाओं की साख एंटरप्रेन्योर के रूप में, एक उद्यम से युक्त, है ना कहीं उद्यमी के रूप में इनकी छवि बढ़ी है। तो इन सबसे एडवांटेजेस ही हैं। नकारात्मक प्रभाव, ये भी आपको बस चर्चा में कर रहा हूं, आपको लिखना है ना। तो सकारात्मक प्रभाव में बहुत सारे हैं। नकारात्मक प्रभाव युवाओं पर क्या हम देखते हैं वैश्वीकरण के, और ध्यान रखना यहां से नकारात्मक प्रभाव से अधिक सवाल पूछे पढ़े आपसे बनेगा। जैसे एक महिलाओं को लेकर नव युवतियों से सवाल है, शायद देख लो। एक सवाल पूछा था कि भारत में नव युवतियां हैं, वहां में आत्महत्या की दर क्यों बढ़ी है ना। शायद वो सवाल महिला वाले टॉपिक में मैंने रखा है, वहां दिख जाएगा आपको। चर्चा यहां कर लेते हैं युवाओं पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव आपने बहुत सारे चर्चा मैंने कर दी है। नकारात्मक प्रभाव थोड़ी सी, पहला क्या है युवाओं का, अगर हम देखें तो सामाजिक अलगाव, सोशली आइसोलेटेड। तकनीक से जैसी निकटता बढ़ेगी, तकनीक पर निर्भरता जैसे जैसे बढ़ेगी, युवाओं में अलगाव वैसे वैसे बढ़ेगा। अलगाव मतलब समझते हैं घर परिवार के मामलों से अलग थलग रहना। आज आप देखेंगे बहुत सारे युवा रोड पे चलते मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल देखते जा रहे हैं, मेट्रो में, एयरपोर्ट पे, हर जगह आपको हर युवा जो है सर्वाधिक। तो तकनीक पर अधिक निर्भरता बढ़ेगी तो सोशल नेटवर्किंग का उनका दायरा क्या होगा, कमजोर होगा। सामाजिक संबंध भी बनाने हैं तो फेसबुक, इंस्टा, रील, तमाम इन सब के जरिए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो है युवा जो है वो आभासी जगत में जी रहे हैं, है ना, एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में, है ना, वर्चुअल रियलिटी जिसको आप कहते हैं। तो जो युवा है हमारे, वह उनका सामाजिक अलगाव बढ़ा है। तकनीक पर निर्भरता इतनी बड़ी है, उसकी डिपेंडेंसी इतनी बड़ी है, जिसके कारण बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन, अवसाद, कुंठा, तनाव, आंख से संबंधित बीमारियां, युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति के बढ़ने के पीछे कारण क्या है कि वैश्वीकरण ने जहां एक तरफ युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाकर उनकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि की है, वैसी स्थिति में बहुत सारे युवा जो हैं अगर वे अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त न कर पाए तो इस कारण आत्महत्या की घटनाएं भी हो रही हैं। आज आप देखिए बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारे युवा छात्र हैं जो आज आत्महत्या कर रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? या तो समाज का अधिक से अधिक उन पर दबाव है, अधिक से अधिक सफल होने का, जीवन में असफल न हो जाए इसका भय, है ना। कई बार पारिवारिक संबंधों में, कई बार विवाह को लेकर, कई बार जो है प्रेम विवाह को लेकर युवाओं में इस प्रकार की प्रवृत्ति पहले भी थी, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में और क्या है, बढ़ी है। तो युवाओं का सामाजिक अलगाव जो है वो अधिक हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, युवाओं के सामाजिक अलगाव में वृद्धि, सोशली आइसोलेटेड हो रहे हैं। नकारात्मक मैं पॉइंट लिख देता हूं, सकारात्मक बहुत आसान है, आप सबको पता है। पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण, पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण, पहले भी आपको समझाया है, अनुकरण अच्छी बात है लेकिन आंख मूंद कर बिना कुछ आगे सोचे समझे। तो पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण के कारण युवा अपनी संस्कृति से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, माना कि आप दुनिया की अन्य संस्कृतियों से प्रभावित हो, परंतु आप अपनी संस्कृति, अपनी मूल्य, अपने विरासत, अपनी संस्कृति से पूर्णतः कट जाए, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण के कारण, अंधानुकरण की प्रवृत्ति के कारण अपनी संस्कृति से कट जाना, अलग हो जाना, है ना। नकारात्मक प्रभाव, और हम क्या करें, बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारण युवा नए नए प्रकार के अपराध में उन्मुख है, क्योंकि समाज के स्तर पर एक्सपेक्टेशन क्या है, बढ़ा है, लोगों की एस्पिरेशन बढ़ी है। शॉर्ट टर्म सक्सेस गेन करने के लिए आप देखेंगे बहुत सारे जो है फ्रॉडुलेंट बिहेवियर जो है उनमें अधिकतर साइबर फिशिंग आप देखते हैं, इसमें सर्वाधिक युवा है इसमें शामिल। तो जब रोजगार के अवसर बढ़े हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को रोजगार नहीं बना लेकिन उनको भी आर्थिक विकास करना है, वैसी स्थिति में वे नए नए प्रकार के अपराध में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम और क्या लिख सकते हैं नकारात्मक प्रभाव में, तो युवाओं में अवसाद, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, डिप्रेशन, अवसाद, आत्महत्या आदि में वृद्धि। वृद्धि का मतलब यह नहीं कि सब बहुत ज्यादा, पहले की तुलना में वैश्वीकरण के दौर में वृद्धि। जल्द से जल्द आर्थिक लाभ हेतु नए नए प्रकार के अपराधों, युवाओं की भागीदारी में वृद्धि। साथ साथ लिखते जाना, जिसका छूटेगा फिर दिक्कत आएगी उसको, है ना। भागीदारी में वृद्धि, रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ। आज आप देखिए कि अधिकांश आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग कौन हैं, अधिकांश लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है वो कौन है, यूथ। मैक्सिमम आतंकवादी आप देख लें 16-18 साल से लेकर आपको 30, 32, 35 के बीच में ही अधिक दिखेंगे आपको। तो युवाओं को टारगेट किया जा रहा है कट्टरपंथी ताकतों के द्वारा। बहुत सारे ऐसे आतंकी संगठन है, उग्रवादी संगठन है जो युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, या अपने किसी निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए। आज युवाओं का कहीं ना कहीं उनका रेडिकलाइजेशन बढ़ा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, आतंकी एवं उग्रवादी संगठनों के द्वारा युवाओं का को कट्टरपंथी बनाया जाना, कट्टरपंथी या चरमपंथी
बनाए जाने की प्रवृत्ति। एक जो बड़ी समस्या युवाओं में दिखती है वो है पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप, है ना। पीढ़ी अंतराल, सामंजस्य को लेकर समस्या वृद्ध और युवाओं में, है ना, जिसको आप क्या कह रहे हैं, जनरेशन गैप। नई जनरेशन क्या है, बहुत अधिक एडवांस है। आज 2 साल 3 साल के बच्चे जो है टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप से खेलते हैं, 3 साल 4 साल के बच्चे। सोचिए, हम लोगों ने क्लास 10th में पहली बार कंप्यूटर देखा। तो जो जनरेशन है नई वाली, जो कमिंग जनरेशन है, जेन जी आप जिसको सुनते हैं, नए प्रकार के जो जनरेशन के लोग आ रहे हैं, रिवोल्यूशनाइज कर दिया, पूरा नेपाल का तख्ता पलट कर दिया, है ना। इनका ब्रेन वॉश किया जाना, क्योंकि इनका पेशेंस लेवल क्या है, कम है ना। तो जो नए प्रकार के जो रिवोल्यूशन पूरी दुनिया में हो रहे हैं, उसमें भी आप युवाओं का देखते हैं आंदोलन जो है बढ़ा है। कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक संस्था, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसके प्रति अविश्वास में इनमें अधिक वृद्धि हुई। पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप, पहले दादा और पोता के मध्य सामंजस्य, एज गैप होने के बाद भी सामंजस्य हुआ करता था, लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में जनरेशन के मध्य जो है वह संवाद क्या है, कमा है। जो वृद्ध है परिवार में आइसोलेटेड हो गए हैं, सामाजिक अलगाव पहले भी था, अब और क्या है, पारिवारिक अलगाव है। ऐसी स्थिति में जनरेशनों के मध्य, विभिन्न जनरेशन के मध्य अंतराल, गैप क्या है, बढ़ा है। आज युवा जो है कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं तैयार, अपनी लिबर्टी के आगे, अपने फ्रीडम के आगे, अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपनी चीजों को लेकर कंपैटिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है हमारे युवाओं में, है ना। तो पीढ़ी अंतराल एक बड़ा समस्या है ना। ये जो हमने लिखा, आतंकी एवं उग्रवादी संगठनों द्वारा युवाओं को कट्टरपंथी, चरमपंथी, कई बार आंदोलन सकारात्मक कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, है ना, जो समाज में सकारात्मक बदलाव को लाते हैं, वैसे आंदोलन अच्छे हैं। परंतु कई बार आंदोलन हिंसक, उग्र प्रवृत्ति के, वैसे आंदोलन में युवाओं की अगर भागीदारी बढ़ी है तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं। तो ओवरऑल वैश्वीकरण के नकारात्मक मैंने बता दिया, सकारात्मक की भी चर्चा कर दी, है ना। तो जिनको लिखना होगा वो लिख सकते हैं, है ना। वृद्धों पर प्रभाव पूछा है, बड़ा ही आसान है, इसलिए उसकी चर्चा करना जरूरी नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा नवीन मध्यम वर्ग की तरफ देख लेते हैं, है ना। मध्यम वर्ग, वैश्वीकरण का नवीन मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग, दोनों पर प्रभाव। जैसे पहले तो वर्ग संरचना, पहले भी आपको बताया है मैंने कि वर्ग संरचना, क्लास स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं क्लास स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है कि आय के आधार पर, आय, जीवन शैली, जीवन की गुणवत्ता, गुणता या गुणवत्ता आदि के आधार पर समाज के सदस्यों का एक ऊंच नीच या श्रेणी क्रम में विभाजन, इसी को आप क्या कहते हैं, वर्ग संरचना। और मोटे तौर पर हम क्या कहते हैं, 3 वर्ग हैं, पहले भी कई बार चर्चा की, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने भारत में यद्यपि तीनों ही वर्ग को प्रभावित किया है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किस वर्ग पर आया है, मध्यम वर्ग संरचना पर। निम्न वर्ग में कौन लोग शामिल हैं, जो शारीरिक कार्य करते हैं, है ना, जिनका कार्य स्तर, जो आय का स्तर थोड़ा निम्न है, जो अर्बन एरिया में स्लम्स में रहते हैं, शिक्षा का स्तर निम्न है, जो शारीरिक श्रम बेचकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, है ना। मध्यम वर्ग एक बौद्धिक वर्ग है, जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा तबका है, जो बौद्धिक कार्यों में, मानसिक कार्यों में संलग्नित है, जो शिक्षा का, जिसमें बेहतर शिक्षा की उपस्थिति है, जिसमें बचत की भावना है, जिसमें उपभोक्तावादी मूल्य है, जो महानगरों में, अधिकांश महानगर में केंद्रित है ना। वैसे वर्ग को हम मध्यम वर्ग कहते हैं। पहले मध्यम वर्ग का विभाजन, जैसे एक टर्म आया न्यू मिडिल क्लास, है ना। जैसे अगर हम देखें तो मध्यम वर्ग और एक टर्म है नवीन मध्यम वर्ग, है ना, नवीन मध्यम वर्ग। बेसिकली नवीन मध्यम वर्ग हम किसको कहते हैं, पहले मध्यम वर्ग का सामान्य तौर पर आशय क्या होता था, पहले मिडिल क्लास हम किसको कहते थे, जो नौकरी पेशा वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग है, जिसके पास मॉडर्न एजुकेशन है, आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा व मूल्यों से युक्त, जिसमें बचत की भावना है, सेविंग टेंडेंसी, जो आज में नहीं, जो भविष्य के लिए संरक्षण करता है, जो भविष्य उन्मुखी होता है। तो पहले मध्यम वर्ग में हम मुख्यतः नगरों में केंद्रित, मोटे तौर पर हमारे यहां मध्यम वर्ग का आशय इन्हीं वर्ग से था, है ना, कि जो नौकरी पेशा है, जो आधुनिक शिक्षा से, आधुनिक मूल्य से युक्त है, कहने का मतलब जिसमें एक आधुनिक शिक्षा है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे मूल्य वगैरह, जिसमें सेविंग टेंडेंसी है ना, जो बचत करता है, जो आज में नहीं कल में जीता है, कल में मतलब जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है ना। लोग 2 पैसा क्यों बचाते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में वो काम दे, आगे चलकर बेटी का विवाह करना है, मकान लेना है, बेटे की पढ़ाई करनी है, पत्नी की का इलाज कराना या अपना बीमारी का इलाज, तो लोग भविष्य में जीते हैं। तो जो मध्यम वर्ग का जो कॉनोटेशन हमारे यहाँ बेसिकली वो इसी वर्ग के लिए था। लेकिन भारत में नवीन मध्यम वर्ग हम कहते हैं कि 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद, है ना, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, आपको लोकेश सर ने बहुत डिटेल पढ़ाया होगा, जिसमें आपने एलपीजी लिबरलाइजेशन पढ़ा है, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी प्रक्रिया को क्या किया, विस्तार दिया, है ना, ग्लोबलाइजेशन। तो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण जैसी प्रक्रिया को भारत में, भारत सरकार के द्वारा ये जो न्यू आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, इसके जरिए लाया गया,
जब हम नवीन मध्यम वर्ग की बात करते हैं तो इसका प्रायः आशय क्या होता है, किसको हम नवीन मध्यम वर्ग कहते हैं, है ना। नवीन मध्यम वर्ग का, यह भी मध्यम वर्ग का ही एक प्रकार है जो 1991 की नई आर्थिक नीतियां ही है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उभर कर आया है, जो महानगरों में केंद्रित है, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन है, जिसमें उपभोक्तावादी मूल्य की प्रधानता है ना। इसको हम क्या कह रहे हैं, जो सिर्फ नौकरी पेशा व्यवसायी भी है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फाइनेंस सेक्टर या अन्य जो भी निजी क्षेत्र में है। नवीन मध्यम वर्ग में किसी एक दो जातियों का नहीं, लगभग सभी जाति के लोग हैं, सभी संप्रदाय के लोग हैं। तो ये 1991 की नई आर्थिक नीतियों के प्रवर्तन के पश्चात जो भारत का पुराना मध्यम वर्ग था, उसके स्थान पर एक नवीन मध्यम वर्ग आया। और जो सबसे बड़ी विशेषता है, वह है, पहली विशेषता है कि जो महानगरों में केंद्रित है, नगरों में, बड़े नगरों में अंग्रेजी शिक्षा जिसके पास, और सबसे बड़ी विशेषता जो बचत की भावना के स्थान पर जिसमें खर्च करने की प्रवृत्ति है, उपभोक्तावादी मूल्य से जो पूर्णता युक्त है ना, इसको हम क्या कहते हैं, नवीन मध्यम वर्ग। तो क्लियर हुआ कि नवीन मध्यम वर्ग हम आखिर किसको कहें, है ना। तो हम नवीन मध्यम वर्ग का मतलब 1991 की नई आर्थिक नीति के पश्चात उत्पन्न वर्ग, जिसमें अंग्रेजी की शिक्षा है, अंग्रेजी की शिक्षा से युक्त, नगरों महानगरों में केंद्रित, पश्चिमी संस्कृति मूल्य, पश्चिमी संस्कृति एवं उपभोक्तावादी मूल्यों से प्रभावित सूचना एवं संचार से संबंधित उद्योगों, सेवा क्षेत्रक उद्योगों, रियल एस्टेट, फाइनेंस, वित्त, बीमा आदि क्षेत्रों से संबंधित वर्ग। इसमें सामाजिक आर्थिक गतिशीलता अधिक है, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता अत्यधिक। नोट कर लीजिए जिनको करना। उन्नीस सौ इक्यानवे की नई आर्थिक नीति के पश्चात उत्पन्न वर्ग, है ना, अंग्रेजी की शिक्षा से युक्त, नगरों महानगरों में केंद्रित, है ना, पश्चिमी संस्कृति एवं उपभोक्तावादी मूल्य से प्रभावित, सूचना एवं संचार से संबंधित उद्योग, सेवा क्षेत्र उद्योग, रियल एस्टेट, वित्त, बीमा आदि क्षेत्रों से संबंधित वर्ग। उधर लास्ट में क्या लिखा है, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता अत्यधिक, यानी ये एक ऐसा वर्ग है जिसमें बहुत अधिक मोबिलिटी है ना, रोजगार के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रवसन भी कर सकता है ना। ये नवीन मध्यम वर्ग है और हाल के वर्षों में इसमें कोई एक जाति नहीं है ना। तो हम इसमें एक और क्या लिख सकते हैं, लिखिए, सभी जाति धर्म लिंग आदि के लोगों की उपस्थिति। ऐसा नहीं कि नवीन मध्यम वर्ग में सिर्फ ऊंची जाति के लोग हैं, है ना। एक बार लास्ट में दोबारा पढ़ देता हूं, किसी को दिक्कत नहीं हो। 1991 की नई आर्थिक नीति के पश्चात उत्पन्न वर्ग, अंग्रेजी की शिक्षा से युक्त, नगरों महानगरों में केंद्रित, पश्चिमी संस्कृति एवं उपभोक्तावाद समझते हैं, जिसमें खर्च करने की प्रवृत्ति होती है, जो विलासितापूर्ण सुख सुविधापूर्ण जीवन जीना चाहता है, ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वस्तुओं का खरीदना क्रय विक्रय आप करते हैं अपने सुख के लिए, है ना। जैसे टीवी की जरूरत है, टीवी खरीद लिया, एसी की जरूरत है, ये प्रवृत्ति क्या है, उपभोक्तावादी, जिसमें व्यक्ति क्या है, अपने उपभोग के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है ना। उपभोक्तावादी मूल्यों से बहुत ज्यादा प्रभावित, सूचना एवं संचार से संबंधित उद्योग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस इंडस्ट्री समझते ही है, उद्योग, रियल एस्टेट किसको कहते हैं, जिसमें बिल्डिंग वगैरह बनती है, जो अपार्टमेंट सोसाइटी वगैरह खरीद बिक्री, वित्त फाइनेंस के सेक्टर में बहुत सारी फिनटेक कंपनियां हैं, बीमा इंश्योरेंस आदि में कार्यरत है ना। चलिए, अब ओवरऑल इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, अब आप बताइए क्या प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का नवीन मध्यम वर्ग पर प्रभाव। ध्यान रखना, जो वैश्वीकरण को हमेशा निगेटिव नहीं सोचकर रखना है। जैसे इसलिए यह प्रश्न दिया गया ताकि अधिकतर लोग इसमें हाँ में हाँ मिला डालें कि क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है। अगर आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति हो और लोगों की क्रय क्षमता ही नहीं हो तो वो संस्कृति कभी हावी ही नहीं हो पाएगी, समझ गए। यानी वैश्वीकरण के कारण एक तरफ उपभोक्तावाद का विकास भी हुआ है, जबकि उसके अनुरूप बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, एजुकेशन का सेक्टर बूम किया है रोजगार परक शिक्षा के कारण। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति का ही विकास हुआ है ना। तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति तभी तो होगा जब पैसा लोगों के पास आएगा, है ना, और उसके कारण जो है आक्रामक संस्कृति हावी होती जा रही है। चलिए, क्या प्रभाव पड़ा है सकारात्मक और नकारात्मक।
बड़ा सुकून मिलता है कमेंट ऑफ करके पढ़ाने में, है ना, मजा आता है। नहीं तो इतना फालतू कमेंट करता है लोग, परमानेंट ब्लॉक ही रखूंगा, कमेंट बंद ही रहेगा। सकारात्मक प्रभाव, अभी आपको जितनी सारी विशेषता बता रहा था वो सब आप दिखा सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव क्या है कि वैश्वीकरण के कारण सर्वाधिक जो है वह नवीन मध्यम वर्ग का विकास हुआ है, बहुत ज्यादा। अन्य वर्गों की अगर आप देखें तो उच्च वर्ग में भी कई लोग आगे वैश्वीकरण के कारण आर्थिक अवसर, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि किसकी हुई? संख्या में बढ़ोतरी। तो हम क्या कह सकते हैं? पहली विशेषता कि वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित एवं प्रभावित वर्ग। सकारात्मक प्रभाव, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता अत्यधिक, सामाजिक व आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि, सामाजिक पहचान में वृद्धि, रोजगार के नवीन अवसरों की उपलब्धता, रोजगार के नवीन, लिखिए पढ़ देता हूं। वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित एवं प्रभावित वर्ग, सामाजिक व आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि, सामाजिक पहचान में वृद्धि। आज नवीन मध्यम वर्ग की समाज के स्तर पर एक नवीन पहचान हो रही है ना। रोजगार के नवीन अवसर, अधिक से अधिक अवसर, है ना, हो गया होगा। और क्या नवीन मध्यम वर्ग में, नवीन मध्यम वर्ग में हम लिख सकते हैं कि महिलाओं की भी श्रम बल भागीदारी में वृद्धि। किसकी? नवीन मध्यम वर्ग की महिलाओं की बात हो रही है यहां पर। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के, शिक्षा स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता बेहतर, जाति धर्म लिंग से संबंधित धारणाओं, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी मान्यताओं में कमी। तो ये सब नवीन मध्यम वर्ग में जो है बहुत इसका लाभ मिला है। चलिए अब नकारात्मक प्रभाव पढ़ देता हूं। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि, शिक्षा स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता बेहतर, जाति धर्म लिंग से संबंधित धारणाओं, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब पूर्व का विचार जो गलत हो सकता है ना, रूढ़िवादी मान्यता में कमी। नकारात्मक प्रभाव जरूर पूछेगा नवीन मध्यम वर्ग, है ना। नकारात्मक प्रभाव, सबसे जो है बड़ी समस्या क्या आई है कि अत्यधिक उपभोक्तावादी प्रवृत्ति विकसित हो गई है ना। अधिक से अधिक पश्चिमी संस्कृति से ये प्रभावित हो गया, धीरे धीरे अपनी संस्कृति से कटता जा रहा है ना। अत्यधिक उपभोक्तावादी मूल्य से ग्रसित है ना। तो हम इसमें सबसे बड़ी नकारात्मक बात क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं अत्यधिक उपभोक्तावादी मूल्यों से प्रभावित होने के कारण बहुत सारी समस्याओं की उत्पत्ति, सांस्कृतिक क्षरण पतन, वर्क लाइफ बैलेंस, है ना, कार्य एवं पारिवारिक जीवन के मध्य संतुलन का अभाव, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से अधिक प्रभावित, शो ऑफ कल्चर, दिखावे की संस्कृति, दिखावे की संस्कृति अधिक हावी, है ना, नोट कर लीजिए। सांस्कृतिक सामांगीकरण, पश्चिमी संस्कृति के अनुरूप सांस्कृतिक क्षरण, अपनी संस्कृति का, कार्य एवं पारिवारिक जीवन के मध्य संतुलन का अभाव, है ना,
अधिक से अधिक अगर आप पैसा कमाने की होड़ में लगेंगे, है ना, तो कई बार बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा आपके लिए समस्या भी उत्पन्न करती है ना। अगर अधिक से अधिक जो है आप पैसा कमाने की होड़ में शामिल हो जाएंगे, घर परिवार रिश्तेदार नातेदार सब चीज से कट जाएंगे, और एक समय आता है जब व्यक्ति अलगावित हो जाता है ना। आज आप देखिए मानसिक अवसाद से ग्रस्त है यह, कार्य एवं पारिवारिक जीवन के मध्य संतुलन का अभाव है ना, तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता, इसके कारण सामाजिक संबंधों का दायरा क्या है, प्रभावित हो रहा है। बाजार की हलचल से प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा वर्ग, है ना, जैसे मान लीजिए नवीन मध्यम वर्ग को नौकरी तो मिली है, लेकिन अगर आर्थिक मंदी आई, है ना, कई बार इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, कई बार स्लोडाउन आ गया, उससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला वर्ग भी कौन है, नवीन मध्यम वर्ग, है ना। जैसे मान लीजिए ट्रंप ने टैरिफ हाइक किया, उसके कारण हमारे बहुत सारे सेक्टर प्रभावित हुए, वैसी स्थिति में हर सेक्टर के लोग प्रभावित हुए, लेकिन नवीन मध्यम वर्ग को जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, अधिक मिली है। तो बाजार की हलचल से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भी यही वर्ग है ना। तो आज वैश्वीकरण के दौर में दुनिया के देशों में एक बढ़ती हुई निकटता भी बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ आर्थिक क्षेत्र में मंदी भी आई है। क्यों आई है उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे बाद में, है ना। तो हम एक आधा पॉइंट और नोट करते हैं, लिखिए, बाजार की हलचल, आर्थिक मंदी, महामारी आदि से सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभावित वर्ग परंपरा तथा आधुनिकता के मध्य द्वंद में जीने वाला वर्ग, एक ऐसा वर्ग है जो शो ऑफ भी करता है, जो बाहर की संस्कृति को अपना भी रहा है और अपनी भी संस्कृति के खोने का, कमजोर होने का उसमें भय है। तो ऐसी स्थिति में ये आधुनिकता की चाह भी है और परंपरा की भी बात है, द्वंद में जीता रहता है ना। सर्वाधिक मानसिक अवसाद, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, तमाम ये सब आप बता सकते हैं। नए प्रकार के सवाल जो बना रहा है बच्चों, उसमें इस तरह के सवाल आपसे बनेंगे, है ना, कि आर्थिक मंदी का क्या इंपैक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तमाम ये सब। महिलाओं पर प्रभाव मैंने बता दिया, युवाओं पर बता दिया, बच्चों पर और वृद्ध पर आप खुद से कर सकते हैं, है ना। नवीन मध्यम वर्ग से सवाल बन रहा है और बनेगा। जैसे मैं एक दो प्रश्न, एक नवीन मध्यम वर्ग का एक प्रश्न देता हूं, जिनको लिखना का मन हो लिखेंगे, है ना। भूमंडलीकरण के दौर में नवीन मध्यम वर्ग के उदय के कारणों तथा इसका भारतीय समाज पर पड़ने वाले चर्चा कीजिए। उपभोक्तावादी संस्कृति के संदर्भ में नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका की चर्चा करते हुए भारतीय समाज पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करें। तो यहां से नवीन मध्यम वर्ग से आपसे सवाल बन सकता है ना। वैश्वीकरण में लगभग अब एक दो बस रह गया है, किसानों पर, जनजातियों पर, और ओवरऑल वैश्वीकरण का कुछ नया संदर्भ करा दूंगा, जैसे डीग्लोबलाइजेशन, इससे सवाल बन सकता है। डीग्लोबलाइजेशन खास करके ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर, है ना, या स्लोबलाइजेशन, एक नया टर्म आया है, अगर आपने कहीं सुना हो, स्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के दौर में जहां आर्थिक क्षेत्र में मंदी आती जा रही है, सुस्त होती जा रही है, उसके लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, स्लोबलाइजेशन। और डीग्लोबलाइजेशन, ये दो टर्म नए कॉन्टेक्स्ट में है, अगले साल आपको सवाल दिख सकता है इससे, कि स्लोबलाइजेशन क्या है, डीग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण कमजोर क्यों होता जा रहा है, उससे समाज पर क्या प्रभाव आएगा। और खास करके टैरिफ वार के दौर में, खास करके ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ में अभिवृद्धि की है, एक प्रकार से वैश्वीकरण को कमजोर करने की प्रक्रिया है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल बन सकता है, जरा कमेंट ऑन करना। किसी को जेन्युइन सवाल है तो पूछो फटाफट, जिनको नहीं है शुभरात्रि, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। जिनको आप जितने सवाल पूछने हैं अगले 5 मिनट में, ज्यादा नहीं, पूछिए जिसको पूछना है फटाफट, जेन्युइन सवाल है तो पूछना, फालतू इधर उधर मुझे नहीं पता। तो कल से परमानेंट रखूंगा ऑफ कमेंट। कुछ नहीं जानता देवी उसके बारे में, यहाँ समाजशास्त्र में क्या उसका मतलब है, दिल्ली में हादसा से यहाँ से क्या मतलब। समानांतर पंथ प्रिया पांडे अभी पढ़ा दिया, सांप्रदायिकता है, अभी सांप्रदायिकता का सवाल पूछ रहे हो, पढ़ा दिया क्या, है ना। जब सांप्रदायिकता पढ़ाऊंगा वहां उसका सवाल। समाधान में क्या लिखेंगे, वैश्वीकरण के लाभ का सबको अगर वितरण हो, है ना। दुनिया में कई देश हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचाते हुए वैश्वीकरण किया। मैंने अपने एंड से बंद कर दिया, जिनको लिखना लिखने दो, नाजमीन कितना दिमाग लगाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। कमेंट इनको मजा लेने दो, मैंने अपने एंड से ऑफ कर दिया परमानेंट।
चलिए, जिनको कोई सवाल नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। अगले 3 मिनट और जिनको कुछ पूछना है पूछो। डीग्लोबलाइजेशन अलग है, कल बताएंगे। वृद्ध पर प्रभाव, शिवानी मौर्य दिमाग पे जोर डालो, खुद से आंसर मिलेगा, है ना। सब चीज में टीचर पे वृद्ध पर क्या सकारात्मक प्रभाव दिखता है। वृद्धों की बीमारियों का इलाज संभव है, उनके लिए सरकार बहुत कार्यक्रम चला रही है, सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है, सूचना संचार के साधन जो है ना, सूचना संचार के साधन जो है उसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं परिवार से वृद्ध निकट हुए हैं, है ना। वृद्धों के लिए बहुत सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत सारे वृद्धाश्रम आ गए, एनजीओ आ गए, ये सब क्या है, अच्छी बात है। नकारात्मक प्रभाव क्या है, नाभिक परिवार बढ़ता जा रहा है, लोग संयुक्त परिवार, वृद्धों का संरक्षण प्रभावित हुआ है, वृद्धों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है ना। वृद्ध क्या है, अपने घर में जो है पड़े हुए हैं, एम्प्टीनेस, जैसे केरल में अधिकांश वृद्ध जो है अकेले है, बेटा बेटी परिवार कहाँ है, विदेशों में कमा रहा है, भारत में कहीं कमा रहा है। कल के विस्फोट पर सांप्रदायिकता आतंकवाद में पंचाल जी, पल्लवी जी, महिलाओं को लेकर समाधान महिला के टॉपिक में पढ़ेंगे, लिख सकते हैं सरकारी नीतियां। सामांगीकरण में सबको एक सा बना देना, है ना। संकरण में इतना मिक्सअप हो जाना कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन संस्कृति किसकी है, कहां की है। नहीं बताएंगे विस्फोट के बारे में, उसका कोई यहां तक दूर दूर तक मतलब नहीं है। जब पढ़ेंगे सांप्रदायिकता वहां बताएंगे। विस्फोट के बारे में न्यूज पर जाओ, जाकर आज तक पर देखो, चल ही रहा है कल से विस्फोट। फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, सिद्धि, उसको कुंठा कहते हैं हिंदी में, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन अंग्रेजी समझती होगी। कल का टॉपिक यही, ग्लोबलाइजेशन का एंड और महिलाओं की भूमिका और नारीवादी संगठन स्टार्ट कर देंगे, है ना। कल रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, शुरू के 1 घंटे में आपको जो बचा हुआ पाठ है वो बता देंगे। पीडब्ल्यू का जो क्लास में आपको मिला है मोटी सी बुकलेट, एक बार गलती से पलट लेना है, फायदा हो जाएगा। बता दिया भाटेजा कोमल क्या पढ़ के आना है। चलिए।